हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। गॉस लॉ का सिक्स्थ एप्लीकेशन है। गॉस लॉ का सिक्स्थ एप्लीकेशन, छठवां एप्लीकेशन। हमने 5 एप्लीकेशन तो लास्ट वीडियो तक पढ़ ही लिए थे। आज हमें पढ़ना है सिक्स्थ एप्लीकेशन और नाम क्या है उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सपोज दिस इज अ स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज करना है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज, ये चार्ज मैंने क्यू इसको दे दिया। अब यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज कहा, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम। ये स्फीयर सेंटर ओ, रेडियस आर और क्यू चार्ज मैंने इसको दिया है। तो यहां पे जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूंगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, अगर आप यहां से क्यू चाहें तो क्यू को निकाल सकते हैं रो के टर्म्स में। अगर आपको जरूरत पड़े तो क्यू को यहां से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके कारण से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास 3 पॉइंट है। कौन कौन सी? आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस पर और इनसाइड द स्फीयर। ये 3 पॉइंट पर हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले आप यहां पे जो लैंग्वेज लिखोगे वो तो ये बताओगे, लेट अ स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ओ सेंटर और कैपिटल आर का रेडियस का एक स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया। क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम यूनिफॉर्मली। ओ वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली। ठीक है, देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद क्या बोलोगे आप? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो नंबर 1, अब आउटसाइड द स्फीयर, अगर पॉइंट पी कहां पर है? स्फीयर के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, तो आप बोलोगे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर जो डिस्टेंस लेते हो पी पॉइंट की, वो कैपिटल आर से बड़ी है। ओके, तो यहां पर ये मैंने कंसीडर किया पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है और यहां तक की डिस्टेंस हमने ले लिया ये आर, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब इस पी पॉइंट पर डिटरमाइन करना है मेरे को क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करूंगा, हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा। किसको? गॉसियन सरफेस को। तो यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया स्मॉल आर रेडियस का। तो देखें आप जरा, इट इज अ गॉसियन सरफेस। ये मैंने यहां पे स्मॉल आर रेडियस की गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया, स्फेरिकल। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मान लिया। इस गॉसियन सरफेस पर यहां पर ले लिया पी पॉइंट पर स्मॉल एलिमेंट, ये ले लिया, ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट डीएस कंसीडर कर लिया। तो यहां पे ई की डायरेक्शन तो ये होगी रेडियली आउटवर्ड और डीएस की डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो ये डीएस है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन ये वाली आ गई। तो जब ई वेक्टर और डीएस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा? इट विल बी 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 होगा। ठीक है, अब आप यहां पे कहेंगे कि कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैविंग सेंटर ओ, ओ सेंटर और स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, स्मॉल आर कितना है? कैपिटल आर से बड़ा है। पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन दिस सरफेस, यहां पर है। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या बोलेंगे? कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ds, ये रहा। तो डायरेक्शन ऑफ ई रेडियली आउटवर्ड
and direction of ds is along the direction of E. So theta will be 0 डिग्री। अब इसको डिटरमाइन करने के मैंने आपको 3 स्टेप्स दिए थे, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा बाय गॉस लॉ, और थर्ड में दोनों को इक्वेट करो और थर्ड आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या करने वाले हैं फर्स्ट, तो आप यहां पे कहेंगे नंबर 1 पहला बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन मैंने अप्लाई किया, क्या होती है, फाई इज इक्वल टू किलो इंडिकेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ओके, अब किलो इंडिकेशन को ओपन करें तो फाई इज इक्वल टू किलो इंडिकेशन ई डीएस कॉस थीटा। पहले तो मैंने डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लिया, थीटा 0 तो कॉस 0 1 होता है, ई कांस्टेंट है बाहर ले आया तो ई किलो इंडिकेशन डीएस, या सिंस क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 1। ओके, ये आ गया। तो यहां पे किलो इंडिकेशन ई को बाहर क्यों लाया हूं, क्योंकि ई कांस्टेंट है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, मैंने 1 उसको दिया है तो इसको दे दिया 2। ठीक है, अब यहां पे लिख देंगे इसके आगे, सिंस किलो इंडिकेशन डीएस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। सेकंड स्टेप था बाय द गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से अप्लाई करें, आप कहेंगे बाय गॉस लॉ क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम। ओके, ये आ गया। अब समेशन क्यू टोटल चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस, जितना चार्ज मैंने दिया था वो टोटल पूरा का पूरा एनक्लोज है इसके अंदर, तो यहां पे कहेंगे समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू, समेशन क्यू की वैल्यू तो क्यू की इक्वल है, तो यहां पे अप्लाई कर दूं तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नंबर थर्ड, सिंस समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू। ओके, अब थर्ड स्टेप में मैंने कहा था आपसे कि दोनों को इक्वेट करना है, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेट करें तो ई आउट बाहर ही तो निकाल रहे हैं आप, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को यहां से इधर ले जाए तो ई आउट कितना आएगा, ई आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर। ओके, अब अगर मान लो बाई चांस मेरे को वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़े, वेक्टर नोटेशन, तो क्या लिखूंगा, तो आप कहेंगे इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे ई आउट, भाई रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर लगाएंगे आर कैप रेडियली आउटवर्ड के लिए। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, रेडियस के अलोंग, रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग। ओके, तो यहां पर आ गया आपके पास वेक्टर नोटेशन में। तो वेक्टर नोटेशन में आपको ऐसे करना है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब इसी में कई बार ना हमसे पूछ सकता है वो इन टर्म्स ऑफ रो, वॉल्यूम चार्ज रेशियो टर्म्स में पूछ सकता है आपसे। अगर वॉल्यूम चार्ज रेशियो टर्म्स में पूछा तो फिर क्या करेंगे, आपसे कहा प्रूव दैट, ऐसे लिख के दे दिया, तो फिर उस कंडीशन में क्या करने वाले हो आप, कैसे करोगे ड्राइव, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पे क्या करें, पहले तो यहां पे देखो आप ई आउट आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक बात तो ये लिख दो आप कि ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक तो ये पता चल गया आपको। अब इन टर्म्स ऑफ रो लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ रो, तो कैसे ड्राइव करोगे, देखें जरा,
इन टर्म्स ऑफ रो। इन टर्म्स ऑफ रो कैलकुलेट करना है आपको। रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तो आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां से देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहां पे इसकी जगह पे ही लगा दो। तो यहां पे क्या करूंगा, इसी में लगा देता हूं, नंबर दे देता हूं इसको फोर्थ, सॉरी ये नंबर दे दिया 4 और 4 में लगा देता हूं। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या आया, ई आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आया क्यू की वैल्यू कितना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पे रो की वैल्यू, क्यू की वैल्यू निकाली रो की तरफ से, तो इसको इधर ले गया और यहां पे आर स्क्वायर एज इट इज। क्लियर, 4 पाई क्रॉस हो गया तो कितना आया, ई आउट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो अपॉन ये 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, और यहां पे आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, इट विल बी द आंसर। ये आंसर होगा। वेक्टर नोटेशन में चाहे तो आर के और आ जाएगा, और अगर मीडियम में निकालना चाहते तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाता है आपके पास। ठीक है, मीडियम के लिए लिखेंगे, मान लो मीडियम के लिए लिखना पड़े ई एम आउट, ऐसे लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, फिर ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया यहां पे रो के टर्म्स में। ये रो के टर्म्स में आपको आंसर तभी निकालना है जब क्वेश्चन में कहा गया हो, अदरवाइज यहीं तक आपको आंसर देना है। आउट तक, यहां तक आपके पास आंसर आ चुका है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आपको तब बताना है जब आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है तो, नहीं पूछा जाता है तो नहीं बताना है। क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आता है सरफेस पे। हमें सरफेस पे निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप सेकंड पॉइंट डालेंगे यहां पे, सेकंड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगी। तो जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वल होगी तो पुट कर दो यहां पे, ये यहां पे, तो क्या आएगा, ई सरफेस इन दैट कंडीशन, ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और आर कैप, ये वेक्टर नोटेशन में आ गया, सरफेस पे आ गया, सरफेस पे से निकालोगे आप। ओके, तो ये सरफेस पे लिखना पड़े तो ये तरीका हो गया। इन टर्म्स ऑफ रो, अगर यही पे बात करूं, इन टर्म्स ऑफ रो, तो ये रहा, आप कहेंगे यहां पे क्या, ई सरफेस इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, तो आर स्क्वायर से ये आर 1 पावर बची यहां पे, तो ई एस इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इट विल बी द आंसर, ये आंसर होगा उस कंडीशन में। ठीक है, ये सरफेस के लिए आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमारे दोनों पॉइंट पीछे जैसे हमने किए थे, स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फीयर, उनसे मैच करते हुए एज इट इज है। वहां पे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का, और यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पर है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। दैट तो एज इट इज यही आपको मिला है। अब हम बात करेंगे इनसाइड द स्फीयर। अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर निकालना चाह रहे हैं तो क्या करें, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं जरा। नंबर 3 पॉइंट, करने का तरीका वही रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। 3rd पॉइंट, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अंदर के पॉइंट पे निकालना है। तो एकदम सिंपल सा है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका डायग्राम भी दूसरा बनाना पड़ेगा आपको। मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये तो आर रेडियस का स्फीयर है, ये और इसके अंदर पॉइंट लिया मैंने पी।
यहां पर लिया है, इसकी रेडियस है यहां से यहां तक आर, स्मॉल आर, और ये पॉइंट है यहां पे पी, अंदर पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए अब गॉसियन सरफेस यहीं पे तो ड्रॉ करोगे आप, ये लो, ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया अंदर। तो यहां पे ये पॉइंट है आपके पास पी, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया यहां पे, ये आ गया। ई की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है, मालूम है आपको, ई वेक्टर, और डीएस माना है यहां पे, तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर अब ये अंदर वाला ये गॉसियन सरफेस है, बाहर वाला तो स्फीयर था, अंदर वाला ये गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर किया है, ये वाला। अब इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है वो हमें निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं सपोज कर लेता हूं, तो लेट इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू डैश मैंने मान लिया, क्यू डैश। तो आप यहां पे कहेंगे लेट समेशन क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश, चार्ज एनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज माना मैंने, क्यू डैश, तो क्यू डैश कंसीडर किया है। अब करने का प्रोसेस वही रहेगा जो पहले हमने किया था। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो क्या करूं, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस 0, ओके। अब ई बाहर cos 0 1, तो फाई इज इक्वल टू ई इन, अंदर निकाल रहे हैं, किलो इंटीग्रेशन डीएस cos 0 1 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू लगाएं तो फाई इज इक्वल टू ई इन इंटू, अब इसके लिए लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर। गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है, किलो इंटीग्रेशन इसका करना है स्मॉल आर, तो यहां पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नंबर दे दिया मैंने इसको भी 1, ठीक है। अब इसके बाद 1 या नेक्स्ट जो भी नंबर देना चाहे आप, इसके बाद बाय गॉस लॉ, तो आप कहेंगे यहां पे वाई गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करें, बोलें फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसमें, फॉर एयर ऑब्लिक वैक्यूम, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे समेशन क्यू की वैल्यू को मैंने सपोज किया क्यू डैश, तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नंबर दे दिया सेकेंड, दोनों को इक्वेट करो थर्ड स्टेप में, तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 अप्लाई कर दो, तो ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या आया, ई इन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, इट विल बी द आंसर, ये आंसर आ गया। अब बात यह है क्यू डैश हमने माना है, अपनी तरफ से सपोज किया है, और आंसर कभी भी हमारे माने हुए टर्म में आंसर नहीं दिया जाता, आंसर तो जो हमें गिवन है उसी के टर्म्स में। तो रो अगर हमको गिवन है तो रो के टर्म्स में, क्यू हमें गिवन है तो क्यू के टर्म्स में, तो इसका मतलब क्यू डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये आंसर तो आया लेकिन अभी इनकम्प्लीट आंसर आया है, तो क्यू डैश को तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको नंबर देता हूं 3rd, और क्यू डैश को निकालते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होगा, वही कि 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम पर चार्ज है क्यू, कैपिटल आर क्यू पूरे पे, तो फिर यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, तो क्यू अपॉन एस निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्यू डैश। देखें जरा क्या करेंगे, आप कहेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on the volume फोर बाई 3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर है यहां पे, इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, जिसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ओके, ये आ गया। अब ये अंदर वाले में कितना चार्ज होगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे,
देयरफॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड inside Gaussian surface, बोले Gaussian surface में तो Q डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, रो की वैल्यू तो ये दी, तो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर। ओके, तो रो की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहेंगे तो क्यू के टर्म्स में आ जाएगा, और रो के टर्म्स में लाना चाहे तो रो के टर्म्स में आ जाएगा, एज यू विश। तो यहां पे फिलहाल तो मैं लगा देता हूं, तो क्यू डैश इज इक्वल टू कितना आया, रो की वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4 पाई अपॉन 3। ओके, तो क्यू डैश कितना आया, क्यू डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब, नंबर दे दिया इसको 4। अब ये क्यू डैश आ चुका है मेरे पास, क्यू डैश की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो आंसर मेरे को मिल जाएगा क्यू के टर्म्स में। तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगा, ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो 1/r² तो लिख दो, और क्यू डैश की वैल्यू ये वाली लगानी है, तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू क्यू, तो ये क्रॉस हो गया, तो ई इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ओके, ये आंसर आएगा। क्या पता चला यहां से, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, भाई कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, इसलिए स्मॉल आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई इन, ये पता चला। अगर यहां से वेक्टर नोटेशन लिखते तो वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नोटेशन, तो वेक्टर नोटेशन में क्या लिखूंगा, ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। अब यहां पे वेक्टर लगाऊंगा तो यहां पे आर कैप और आर कैप मिलकर के आर वेक्टर बन गया, तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आ गया। तो यहां पे आ गई क्यू के टर्म्स में। अगर हमें चाहिए रो के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रो, तो क्या करने वाले हैं, रो के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें जरा, रो के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर देता हूं इसको इन टर्म्स ऑफ रो, तो कैसे निकालेंगे, क्या करने वाले हैं, तो रो की क्यू की वैल्यू लगानी है बस, केवल क्यू की वैल्यू तो आप जानते ही हो ऑलरेडी, तो आपको रो के टर्म्स में यह आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए जरा, आप कहेंगे इन टर्म्स ऑफ रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, क्या आएगा, ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, ये था क्यू की वैल्यू यहां से अभी हमने निकाली थी, तो आप कहेंगे यहां पे ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू, अब क्यू की वैल्यू वो आएगी आपके पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आया ना, हमने निकाला था ना पीछे, तो फर्स्ट सबसे पहले लिखा था इसको। अब आर क्यूब से आर क्यूब क्रॉस हो गया, 4 पाई से 4 पाई ये क्रॉस हो गया, तो क्या आंसर आया, ई इन इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ये रहा 3 ये रहा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर। ओके, यहां से भी देख सकते हो ई इन प्रोपोर्शनल टू आर, रो और एप्सिलॉन कांस्टेंट हमें आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। ओके, और वेक्टर नोटेशन में होता तो यहां वेक्टर होता, इन वेक्टर फॉर्म मीडियम के लिए निकालते तो एप्सिलॉन आर और लगा देते बस, तो ई इन वेक्टर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर वेक्टर। ओके, ये आ गया आपके पास वेक्टर नोटेशन में, ठीक है। तो यहां पे अब हमें ये पता चल गया कि इनसाइड कैसे निकालेंगे, आउटसाइड कैसे निकालेंगे, ये बात पता चल गई। मान लो फोर्थ कंडीशन में आपसे सेंटर पे कह दे,
एट द सेंटर, तो आप क्या करेंगे, नंबर 4 एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर पे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो जब 0 हो जाएगी तो यहां पे 0 लगाओगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो 0, यहां पे 0 लगाओ, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, तो इसका मतलब सीधा सीधा लिख दोगे ई सेंटर इज इक्वल टू 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, तो यहां पे अगर इसके पॉइंट पे सेंटर पे निकालोगे यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। ओके, अब इसका बनाना है वो ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखें जरा। यहां पे तो मैंने लिया E और यहां पे मैंने लिया R, तो ये तो R है और यहां पे मैंने ले लिया E। ओके, अब यहां पे ये सरफेस का पॉइंट, ये तो सेंटर हो गया O, और यहां से आगे चलेंगे तो ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यहां से R इज लेस देन कैपिटल R, ये इनसाइड पॉइंट है, और यहां पे से आगे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड पॉइंट हो गए। तो यहां पर ये सरफेस, ये सरफेस, तो सरफेस पे तो जानते हो आप मैक्सिमम होती है, ये ई सरफेस मैक्सिमम। ओके, तो सरफेस तक जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता था आर के, तो क्या लिखोगे ई इन प्रोपोर्शनल टू आर। तो प्रोपोर्शनल ग्राफ तो सीधी लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, प्रोपोर्शनल है ये, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन में प्रोपोर्शनल लिखेंगे आप ऐसे। सरफेस पर मैक्सिमम हो चुका है, और सरफेस के बाद बात करेंगे आउटसाइड, तो वो घटता हुआ, तो क्या लिखेंगे ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r², यह आउटसाइड के लिए हो गया। तो ग्राफ आपको अब ऐसे बनाना है, ठीक है। इससे पहले जो पढ़ा था वहां पे ई इन 0 था, 0 था इसलिए ग्राफ यहां पे आया था। अब यहां पे इंक्रीजिंग है, ई इन 0 नहीं है, सेंटर पे 0 है, सेंटर पे 0 है, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़ता हुआ, सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम, और आउटसाइड ही आ गया आपके पास। तो आप याद रखेंगे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, स्फेरिकल शेल हो, तो अगर आप सरफेस पे निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात ये भी याद रखनी है आपको कि जब आप सरफेस पर या आउटसाइड पॉइंट पर डिटरमाइन करते हैं, तीनों के लिए बता रहा हूं, स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, अगर आप आउटसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं या सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसके सेंटर पर रखा हो। कहां पर रखा हो? सेंटर पर रखा हो। ऐसे बिहेव करेगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो किया था आपने, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे यहां पर रखा हो। अब आप सोच रहे हो कैसे? मान लो पॉइंट चार्ज होता, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, पॉइंट चार्ज होता और यहां पे रखा होता ऊपर, और फिर निकाल रहे होते आप यहां पे किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है वहां पे फिर निकाल रहे होते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या आता? Q/r², यानी 1/4πε0 Q/r², ये तो आता। वही सेम रिजल्ट आपको आउटसाइड में मिला है, सरफेस पे मिला है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहां पे कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो ऐसे बिहेव करता है केवल आउटसाइड और सरफेस पॉइंट के लिए। ध्यान रखना है बात, सरफेस और आउटसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए नहीं, आउटसाइड और सरफेस पॉइंट के लिए वो चार्ज ऐसे, जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था वो चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसके सेंटर पर रख दिया हो। ओके, तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ, और ये आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। इससे आगे की बात करेंगे अब हम कल। तब तक के लिए थैंक यू।